गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। फ्रेंड्स, हम लोगों ने अब तक अभी हम लोग जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th का, वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट या तत्वों के गुणों में आवर्तिता। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स या तत्वों के गुणों में आवर्तिता में हमने आपको बताया था कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ फिजिकल या एटॉमिक प्रॉपर्टीज हम उसको कह सकते हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी आती हैं, जो पीरियोडिक टेबल में किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे या किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो उन प्रॉपर्टीज में चेंजेस देखने को मिलते हैं। प्रॉपर्टीज में इस तरह से जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं, है ना, उसी को कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज में जिन प्रॉपर्टीज का के बारे में हम लोगों को पढ़ना था, उसमें हमने आपको बताया था, पहला था एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, दूसरा था आयनाइजेशन एंथैल्पी, तीसरा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, चौथा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी में कुछ और प्रॉपर्टीज थी, पेनिट्रेशन पावर था, है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट था। तो शील्डिंग इफेक्ट हमने आपको पढ़ा दिया है। एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये है क्या चीज? नाम से ही क्लियर है कि किसी एटम को जब हम आयनिक फॉर्म में चेंज करेंगे, एटम को आयनिक फॉर्म में चेंज करेंगे, तो जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी उसी को आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। एटम को आयनाइज करना है ना, तो हमारे पास दो तरीके के आयन होते हैं, कैटायन भी होता है, एनायन भी होता है। कैटायन तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एनायन तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा। तो यहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉन के लूज होने की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन के निकलने की बात करेंगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हमेशा ध्यान होनी चाहिए कि कोई भी एटम, कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को लूज यानी इलेक्ट्रॉन को त्याग या इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण तभी करता है जब वो गैसियस फॉर्म में होता है, गैसीय अवस्था में होता है और आइसोलेटेड कंडीशन में होता है, मतलब किसी से जुड़ा हुआ नहीं होता। भाई गैस तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी पाए जाते हैं। क्लोरीन गैस ले लो, उसमें Cl2 मॉलिक्यूल होंगे, तो Cl2 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं करेगा, है ना। पहले उस मॉलिक्यूल में जो दो क्लोरीन एटम हैं, उनके बीच के सिंगल बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, उनको अलग करना पड़ेगा। तो इसी कहते हैं आइसोलेटेड कंडीशन, आइसोलेटेड कंडीशन। तो एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन तभी करेगा जब वो पहले गैसियस स्टेट में हो और दूसरी बात आइसोलेटेड स्टेट में हो। गैसियस एंड आइसोलेटेड स्टेट, हिंदी में कहेंगे गैसीय अवस्था और विलगित परमाणु, विलगित परमाणु, है ना। आइसोलेटेड एटम का मतलब होता है विलगित परमाणु, मतलब वो किसी दूसरे परमाणु से, किसी दूसरे एटम से बॉन्डेड ना हो, तभी वो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है। तो किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम, किसी विलग गैसीय परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, कोई विलग गैसीय परमाणु अगर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा। इंग्लिश में समझिए, हिंदी में बता दिया। मैं आपको यह बता रहा हूं कि भाई अगर किसी एटम, मान लिया ठीक है गैसियस है, आइसोलेटेड एटम है ना, उसके पास उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है। किसी भी एटम का न्यूक्लियस अपने सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है,
तो आपको उस अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ना पड़ेगा। ये मार्कर पेन है, ये हमने पकड़ा हुआ है, बहुत स्ट्रांगली पकड़ लिया, अब आपको इसको छीनना है मुझसे, तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे, अपनी ऊर्जा लगाओगे, मेरे हाथ को खोलोगे, तब ये मार्कर निकाल पाओगे। तो ऐसे ही एटम में इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस से बाइंड है, इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है। इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है, एटम से निकालना है, तो आपको उस अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक करना पड़ेगा, अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ना पड़ेगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ने के लिए ऊर्जा, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, उसी एनर्जी को हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, है ना। आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। पोटेंशियल कैसे, जैसे हम डिस्चार्ज ट्यूब में आए, आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा है। डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भर दिया, बहुत कम प्रेशर कर दिया, बहुत हाई वोल्टेज कर दिया, तो सभी हाइड्रोजन के एटम्स, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एटम में चेंज हो जाएंगे, बॉन्ड टूट जाएंगे। अब जितना पोटेंशियल हम, मिनिमम पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स के बीच अप्लाई करते हैं, जिससे उस हाइड्रोजन से के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो वो मिनिमम पोटेंशियल को, है ना भाई, इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। लेकिन जो डिस्चार्ज ट्यूब में मिनिमम पोटेंशियल, मिनिमम विभव, है ना, न्यूनतम विभव, है ना, आरोपित करना पड़ेगा डिस्चार्ज ट्यूब में, मिनिमम पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रोड्स के बीच, उस पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। जितनी एनर्जी की जरूरत होगी, उसी के अकॉर्डिंग पोटेंशियल की जरूरत होगी, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी कह लीजिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी कह लीजिए, या आयनाइजेशन पोटेंशियल कह लीजिए। अच्छा, एक और बात, हम दो बातें कर रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी भी कह रहे हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कह रहे हैं। तो देखिए, एंथैल्पी चेंज जब निकाला जाता है, एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी कब कहेंगे? आयनाइजेशन एंथैल्पी हम तब कहेंगे जब टेम्परेचर जीरो, एब्सोल्यूट जीरो केल्विन, यानी कि -273.15, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं, जीरो केल्विन कहते हैं। कितना, फिर से बता दूं, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इसलिए होता है, हम गैसेस स्टेट में पढ़ेंगे, क्योंकि इस टेम्परेचर पे आके गैसेस के वॉल्यूम जीरो हो जाते हैं। तो हालांकि इस टेम्परेचर तक पहुंचा नहीं जा सकता, उससे पहले गैस लिक्विड में चेंज हो जाएगी, है ना। तो इस टेम्परेचर तक पहुंचा नहीं जा सकता है, कोई भी गैस इस टेम्परेचर तक नहीं आएगी, लेकिन एक थ्योरेटिकल वैल्यू है ना, कि इस टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। ठीक है, भले ना पहुंच पाए, उससे क्या मतलब है। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जब आयनाइजेशन एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं, तो उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। बस टेम्परेचर का डिफरेंस है, आयनाइजेशन एनर्जी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, और इसके अलावा कोई दूसरा टेम्परेचर अगर होगा तो उसका नाम होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। यहां पे न्यूमेरिकली फाइंड दिखाया गया है, ये डेल्टा आई एच सुपरस्क्रिप्ट, इसका मतलब समझ लीजिए, सुपरस्क्रिप्ट का मतलब होता है, ऐसे गोला बना करके ऐसे काट देते हैं, इसका मतलब होता है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी कैलकुलेट की गई है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में की गई है। किस कंडीशन में? स्टैंडर्ड कंडीशन में की गई है। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। अगर कोई भी क्वांटिटी इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे कैलकुलेट की जाती है, तो आप कहेंगे कि वो स्टैंडर्ड कंडीशन में कैलकुलेट की गई है, और उसकी वैल्यू के ऊपर ऐसे गोला बना के काट देंगे, इसे कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। क्या कहते हैं? सुपरस्क्रिप्ट, है ना। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, डेल्टा आई एच, आई मतलब आयनाइजेशन, डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी चेंज, है ना। सुपरस्क्रिप्ट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में, और ई नॉट का मतलब यहां पे है आयनाइजेशन एनर्जी से।
आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी में +5/2 RT का डिफरेंस होता है। R का मतलब गैस कांस्टेंट, R का मतलब क्या है? R इज गैस कांस्टेंट। अभी आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी वैल्यू बहुत सारी होती है, मैं बता दूं, ऐसे ऑलरेडी बता दे रहा हूं। इसकी वैल्यू R की वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, या 0.083 डेसीमीटर क्यूब बार पर केल्विन पर मोल, या 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, या 1.98 अप्रॉक्सीमेटली 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये चार वैल्यूज हैं। लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल में वैल्यू होती है 0.0821 यूनिट है लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। अगर 0.083 अगर एटमॉस्फेयर की जगह प्रेशर बार ले लें, है ना, और लीटर को डेसीमीटर क्यूब भी कहते हैं, 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब या क्यूबिक डेसीमीटर, तो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल या 0.083 डेसीमीटर क्यूब बार पर केल्विन पर मोल, या 8.314 जूल में एक्सप्रेस करेंगे, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, या कैलोरी में एक्सप्रेस करना है तो 1.98 या अप्रॉक्सीमेटली 2 मान लेते हैं, 1.98 2 के बराबर है लगभग, तो 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ये R की वैल्यू होती है, इसे कहते हैं गैस कांस्टेंट। और T का मतलब यहां पे है, T का मतलब है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, है ना। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर 25, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब कि डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में केल्विन टेम्परेचर जोड़ के तब एब्सोल्यूट टेम्परेचर आएगा। जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो उसमें 273 ऐड करेंगे, 298 केल्विन, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, इसलिए इसको कैपिटल टी से मेंशन करते हैं। और ई नॉट का मतलब मैंने बताया कि आयनाइजेशन एनर्जी, और डेल्टा आई एक्स सुपरस्क्रिप्ट का मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये रिलेशन होता है आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी में। तो कुल मिला के बहुत इतने का डिफरेंस है, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी में इतना, आयनाइजेशन एंथैल्पी आयनाइजेशन एनर्जी में 5/2 RT ऐड करने पर मिलता है। क्लियर है? यूनिट, तो ये देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी मैंने आपको समझाया है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी, है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी। किसी भी गैसियस आइसोलेटेड एटम से एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी को कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, जैसे कोई मेटल है M गैसियस स्टेट में, देखो जनरली मेटल गैसियस स्टेट में नहीं होता, यानी मेटल को सब्लिमेट करना पड़ेगा, उसको गैस में बदलना पड़ेगा, है ना। गैस, भाई हर मेटल, केवल मरकरी को छोड़ दें तो मरकरी को छोड़ के बाकी सारे मेटल सॉलिड होते हैं, उसको गैस में चेंज करना पड़ेगा। तो गैस में चेंज करने के लिए जो एंथैल्पी चेंज होता है, जो एनर्जी की जरूरत होती है, उसे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा कहते हैं। तो पहले वो चेंज करना पड़ेगा, गैस बनाना पड़ेगा, फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी देंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके गैसियस स्टेट में यूनिपॉजिटिव कैटायन में चेंज हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, है ना। मैंने बताया कि इसको हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। क्यों आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं? क्योंकि जब डिस्चार्ज ट्यूब में किसी एलिमेंट के आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन, उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना होगा, तो इलेक्ट्रोड के बीच जो मिनिमम पोटेंशियल अप्लाई होता है उसी को हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो वो जितना एनर्जी की जरूरत होती है उसी के अकॉर्डिंग पोटेंशियल की जरूरत होती है ना। इसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, है ना। कब? जब ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे कैलकुलेट किया जाता है और किसी और टेम्परेचर पे कैलकुलेट किया जाता है तो इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। हर बार एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तो होगा नहीं, एक ही बार होगा, और बाकी हर बार टेम्परेचर अलग अलग होगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा कॉमन है इन कंपेयर टू आयनाइजेशन एनर्जी। यूनिट वही होती है जो एनर्जी की यूनिट होती है,
है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इसकी पहली यूनिट है। जो एनर्जी के स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने आपको बताया था कि एनर्जी की जो यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम लिखिए, या इसी इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में 23.06 किलो कैलोरी पर मोल होते हैं और 96.49 किलो जूल पर मोल होते हैं। हाइड्रोजन एटम की एनर्जी, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में होता है, तो फर्स्ट शेल में तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी का फॉर्मूला है -13.6 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो हाइड्रोजन एटम तो Z की वैल्यू 1 हो गई तो 13.6 बचा, और N की वैल्यू पहले ही कोश में इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो N की वैल्यू भी 1 हो गई, तो एनर्जी फर्स्ट शेल में कितनी आई? -13.6। अब इसको निकालना है, तो इसको भाई निकालने का मतलब कि इनफाइनाइट पे पहुंचा देना है, इलेक्ट्रॉन को एटम से इनफाइनाइट दूरी पे ले जाना है। इनफाइनाइट दूरी पे ले जाना है, इसका मतलब कि वहां पर एनर्जी इंफिनिटी पर क्या होगी? 0 होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी यहां दिखा दे रहा हूं, आयनाइजेशन एनर्जी जो है, एनर्जी एट इंफिनिटी माइनस एनर्जी इन फर्स्ट शेल, तो फर्स्ट शेल में -13.6 है और इंफिनिटी पे एनर्जी 0 होती है, तो 0 माइनस 13.6, इसका मतलब कितना आएगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या किलो जूल में ही आ जाएगा, इतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1310 किलो जूल पर मोल। आ गई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक आता है, क्योंकि अगर किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम से हम इलेक्ट्रॉन निकालने रह जा रहे हैं, एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो जरूरी नहीं कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करे, वो 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है, वो 3 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है, 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है। हालांकि 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर पाना किसी भी एटम के लिए इम्पॉसिबल सी बात है ना। तो हम 3 तक बात करते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम ने को लूज करना है, तो वो एक साथ तीनों इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। वो पहले पहला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एनर्जी गेन करेगा, फिर एनर्जी गेन करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फिर एनर्जी गेन करेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो हर बार आयनाइजेशन एंथैल्पी की जरूरत पड़ेगी। तो इसको कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज मतलब किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम से जब पहला इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं, तो जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसे आप कहते हो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, है ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। किसी विलग गैसीय परमाणु से पहला इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को प्रथम आयनन ऊर्जा कहते हैं, है ना। इसी तरह से सिमिलरली टू रिमूव सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन्स वी हैव टू सप्लाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, slightly greater amount of energy, and energy required to remove second and third electrons from this ion is known as second and third ionization enthalpies respectively, है ना। मतलब इसी प्रकार दूसरे और तीसरे इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए दी गई ऊर्जा को, आवश्यक ऊर्जा को हम लोग कहते हैं द्वितीय आयनन ऊर्जा और तृतीय आयनन। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए द्वितीय आयनन ऊर्जा और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तृतीय आयनन ऊर्जा। आई बात समझ में? अब बात ये आती है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्या ये तीनों एंथैल्पीज की वैल्यू सेम होगी कि किसी एटम के लिए? जैसे आप एल्यूमिनियम एटम लेते हो, उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है वो, तो 3 इलेक्ट्रॉन जब वो लूज करना चाहेगा, तो सबसे पहले पहला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी दिया, फिर एल्यूमिनियम पे 1 प्लस चार्ज आ गया, अब वो दूसरा लूज करेगा, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की जरूरत पड़ेगी, अब उस पर 2 प्लस चार्ज आ गया, अब उसको तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज करना, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की जरूरत पड़ेगी। तो उसको जो तीनों आयनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यू है, क्या वो एल्यूमिनियम के लिए सेम है? जी नहीं, सेम नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि जब
एटम न्यूट्रल होता है, उदासीन परमाणु होता है, तो उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और बाहर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, है ना। अब जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस अभी भी उतने ही है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गए, तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से और स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो गए। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए पहले से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होगी। इसी तरह आगे बढ़ाएं, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उस पर 2 प्लस आ गया, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर चार्ज और ज्यादा बढ़ गया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस और ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब कि बचे हुए इलेक्ट्रॉन और स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो जाएंगे न्यूक्लियस से, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन का रिमूवल और डिफिकल्ट हो जाएगा और कठिन हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि एनर्जी और ज्यादा देनी पड़ेगी। तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इसलिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू से ज्यादा होती है। क्लियर है बात? तो इसको नोट कर लें, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। नोट कर लिया होगा? आइए चलिए इसी को एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, एक्सप्लेनेशन के पहले यहां पे देख लीजिए, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होता है सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, इससे ज्यादा होता है थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, है ना। जैसे कोई मेटल है, गैस है, उसको जब हमने फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी दिया तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, अब अगला इलेक्ट्रॉन इस यूनी पॉजिटिव कैटायन से निकालना है, तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी देंगे, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन इस डाई पॉजिटिव कैटायन से निकालना है, तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी देंगे, तो ट्राई पॉजिटिव कैटायन बनेगा, है ना। तो आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, Z effective of unipositive cation increases। Z effective of unipositive cation, जो एक पॉजिटिव, एक धनावेशित आयन जो बना है ना, उसका Z effective यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए, है ना। सो second electron is difficult to remove and hence greater amount of energy is required to remove second electron। Thus
second ionization enthalpy is greater than first ionization enthalpy. Similarly, after the removal of second electron, Z effective of di-positive ion is more than unipositive ion and hence third electron is much more difficult to remove than second electron. Thus, the third ionization enthalpy is greater than the second ionization enthalpy, which is greater than first ionization enthalpy. क्लियर हो गया होगा? नोट करिए इसको. नोट करिए. हो गया होगा. आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से कारक आयनाइजेशन आयनन ऊर्जा को प्रभावित करते हैं. Factors affecting ionization enthalpy. Factors affecting ionization enthalpy. अंग्रेजी में हिंदी में लिख देते हैं आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक. आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक. ठीक है. तो देखिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को इन्फ्लुएंस करते हैं. उसमें पहला फैक्टर है एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस. अगर एटॉमिक रेडियस बड़े साइज का है, एटम बड़े साइज का है, ज्यादा एटॉमिक रेडियस है, तो वैलेंस शेल न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा. अगर वैलेंस शेल न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा तो वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, इजी होगा. इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी आयनन ऊर्जा का मान यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम हो जाएगी. इसका मतलब यह है एज साइज increases
the valence shell electrons feel less attractive force from nucleus and hence the removal of valence electrons become easy and ionization enthalpy डिक्रीजेस। ये एरो नीचे की तरफ बना दिया मैंने, तो इसका मतलब डिक्रीजेस, मतलब कि आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, बात समझ आ रही है सबको? कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, है ना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को ले लूंगा। दूसरा, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो इनर इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिपेल करेंगे, मतलब कि उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया तो उतना स्ट्रांगली अट्रैक्टेड नहीं होगा न्यूक्लियस से, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। ठीक है। तीसरा, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज जो भी कह लें, न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर भी न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बॉन्डेड हो जाएंगे न्यूक्लियस से, तो उसका रिमूवल मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, रिमूवल डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है। चौथा, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर मतलब भेदन क्षमता, है ना। इसका मतलब यह होता है कि किसी शेल में, किसी पर्टिकुलर शेल में न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज क्या कौन होता है? एस इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे ज्यादा पास कौन होता है? एस इलेक्ट्रॉन होता है। उससे थोड़ा दूर पी इलेक्ट्रॉन होता है, पी से थोड़ा दूर डी इलेक्ट्रॉन होता है, डी से थोड़ा दूर एफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो जो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा। तो जिस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा उसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगा, है ना। इन अ पर्टिकुलर shell, s electrons are closer to nucleus than p electrons which are closer
than d electrons and which are closer than f electrons. So in a particular shell, order of penetration power are as follows: s electrons more penetrating than p electrons, which are more penetrating than d electrons, which are more penetrating than f electrons. तो अगर किसी दो एलिमेंट है ना, एक एलिमेंट के वैलेंस शेल के s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है ना, और दूसरे एलिमेंट के उसी वैलेंस शेल में p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो p इलेक्ट्रॉन कम पेनिट्रेटिंग होता है, उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स कम होता है, तो p इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा, तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, और जिसका इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, है ना। यही रीजन है। देखिए एग्जाम्पल के लिए बेरिलियम एंड बोरॉन, बेरिलियम 1s2 2s2 एंड बोरॉन 1s2 2s2 2p1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन सेकेंड शेल, अंतिम इलेक्ट्रॉन दूसरे कोश में है, बेरिलियम में दूसरे कोश के s ऑर्बिटल में है और बोरॉन में दूसरे कोश के p ऑर्बिटल में है। तो p इलेक्ट्रॉन कम पेनिट्रेटिंग होते हैं, तो इसको निकालना आसान है। तो इसका मतलब कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बोरॉन। ठीक है, बात समझ में आया? नोट कर लीजिए इसको। एक और फैक्टर है जिसपे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है, और वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पांचवा फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखिए एटम्स विद हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन has extra stability। मतलब जिन एटम्स के पास हाफ फिल्ड, जैसे p ऑर्बिटल वैलेंस शेल में p सबशेल है, तो p सबशेल में हाफ फिल्ड कब होगा? जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो। और फुल फिल्ड कब होगा? जब सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो। d ऑर्बिटल है तो 5 इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में, तो हाफ फिल्ड, और सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन तो फुल फिल्ड। तो उनकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो ज्यादा स्टेबल है, तो उनके इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा मुश्किल है, तो उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एंड हेंस इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव electrons
from such atoms. Thus, they have high ionization enthalpy. They have high ionization enthalpy. Okay? For example, सेकेंड पीरियड में अगर हम बात करें, सेकेंड पीरियड में, तो सेकेंड पीरियड में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। तो ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। जबकि ऑक्सीजन की बात करें तो 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल के O+ बना दिया जाए तो ये 1s2 2s2 2px1 हो जाएगा, 2py1 हो जाएगा, 2pz1 हो जाएगा। तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा। बोलिए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से ये स्टेबल हो जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ 10 फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ग्राउंड स्टेट में ही स्टेबल है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद स्टेबल है। तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं करेगा, जबकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा। तो आगे बात समझ में, तो ये आज हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से फैक्टर आयनाइजेशन एंथैल्पी को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि इसमें ट्रेंड किस तरह से देखा जाता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी पीरियड के लॉन्ग मूव करने पर और ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर किस तरह से आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू में चेंज होते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर अभी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करिए ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए, वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना, और नोटिफिकेशन पे बेल आइकन को प्रेस करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।